गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में हम अपन पढ़ रहे थे राज्य। कल अपन पढ़े थे राज्य के विषय में कि राज्य क्या होता है, राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत अपन पढ़े थे कि राज्य की उत्पत्ति तीन मुख्य सिद्धांत पढ़े थे अपन, ठीक है ना। जैसे शक्ति का सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत और आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। यानी कि राज्य की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। यानी कि सामाजिक समझौता से तात्पर्य यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं अपन। तो सामाजिक समझौता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो आपसी मेल जोल से समझौते के तहत जो है तो राज्य बनाया गया है, ठीक है ना। आपस के सहयोग से, आपसी सहयोग से राज्य का निर्माण किया गया है, ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता है, ठीक है। तो इसमें राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, सामाजिक समझौता सिद्धांत। हेडिंग है राज्य, ठीक है ना। और इसमें अपन पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा सिद्धांत है, ठीक है ना। दो सिद्धांत अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैवीय राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा सिद्धांत आज अपन पढ़ेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है ना। इसके विषय में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामाजिक समझौता का क्या तात्पर्य है, इसका आशय क्या है, इसको अपन स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो प्रोफेसर बिलोबी ने राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसके विषय में क्या क्या कहा है, आइए जानते हैं। तो बिलोबी ने कहा है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जो राज्य की स्थापना से पहले किसी भी प्रकार की राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त थे। यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष अपने को यह मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले राज्य सामाजिक समझौते के सिद्धांत से पहले, जब सामाजिक समझौते के तहत जो राज्य बनाया गया उससे पहले क्या रहा होगा, लोग पूर्ण रूप स्वतंत्र रहे होंगे और राज्य को बनाने के लिए लोगों में सहमत बनी, आपसी सहयोग बना, जिससे नए राज्य का जो है तो उत्पत्ति हुई। और इसको किस सिद्धांत के तहत माना गया, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के तहत माना गया, ठीक है ना। सामाजिक समझौता एक तरह से कहा जा सकता है कि सामाजिक समझौते के अंतर्गत चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई, सुधरी और जो आज का जो रूप हमको देखने को मिलता है वो धीरे धीरे क्रमिक विकास के अंतर्गत इस चीज को अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास, ठीक है ना। इसमें सामाजिक समझौता के सिद्धांत के विकास में दो चार चीजें अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक समझौते का विकास कैसे हुआ, तो हॉब्स, लॉक और रूसो का क्या कहना है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ये दो विचारक इंग्लैंड के थे, रूसो फ्रांस का था। इन तीनों विचारकों को राजनीतिक दर्शन का अनुबंधवादी या समझौतावादी ही कहा गया है। यानी कि कौन कौन से इस सिद्धांत के पीछे तर्क दिए हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो तीन ऐसे जो है तो दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक समझौते सिद्धांत को मान्यता दी है, ठीक है ना। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि हाँ, जो हॉब्स का जो सामाजिक सिद्धांत समझौता का सिद्धांत है, हॉब्स ने क्या क्या चीजें इसमें रखी हैं। तो पहला है पृष्ठभूमि, ठीक है ना। इसका सामाजिक समझौता अभी हम पढ़ रहे हैं हॉब्स का। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात कही है उसमें एक नंबर पर उन्होंने क्या रखा है, पृष्ठभूमि, ठीक है ना। पहली चीज क्या रखी है, पृष्ठभूमि। यानी कि किसी भी चीज को प्रारंभ करने से पहले एक बेस, पृष्ठभूमि का मतलब एक
बेस होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाके वो चीज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। पृष्ठभूमि से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हाँ, क्योंकि हॉब्स कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है ना। तो क्योंकि इंग्लैंड में राजा और संसद शक्तियों में आपस में संघर्ष चल रहा था, यानी कि राजा और संसदीय शक्ति, ठीक है ना। कोई भी जितने भी देश आज हम आप देख रहे हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर राजशाही और राजा और प्रजा की व्यवस्था पहले रही, ठीक है ना। उसी का जो है तो बदला हुआ रूप आज हम राजतंत्र से सीधे सीधे प्रजातंत्र की ओर देखते हैं। किसी भी, चाहे आप फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, जितने भी सारे देश हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हॉब्स क्या बताते हैं कि राजा और संसदीय दल, राजा और संसदीय दल में क्या था? विरोधाभास था, जिसके कारण जो है तो वहां पर समस्याएं निर्मित हुई और समस्याओं के कारण ही जो है तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत आगे आता है, ठीक है। दूसरा है मानव स्वभाव पर विचार। दूसरा पृष्ठभूमि की बात क्या बताया गया है? मानव स्वभाव पर विचार। मानव स्वभाव जैसा कि हम आप जानते हैं कि मानव का एक कुछ स्वाभाविक लक्षण होते हैं मनुष्य के अंदर, उसका कुछ स्वभाव होता है। जैसे मानव का स्वभाव होता है सोचना, कोई भी चीज दिखे तो उसके बारे में परिकल्पना करना, सोचना, एक स्वाभाविक गुण होता है मनुष्य का। तो यहाँ पर हॉब्स ने भी मानव स्वभाव के बारे में बताया है। क्या बताया है? हॉब्स ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी नहीं माना है, केवल मनुष्य अपना सुख चाहता है, वह जो भी इच्छा करता है उसे स्वार्थ निहित होता है, ठीक है ना। अब ये हॉब्स क्या मानते हैं? हॉब्स मनुष्य को सामाजिक प्राणी नहीं मानते हैं, बल्कि हॉब्स मनुष्य को ऐसा प्राणी मानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की रक्षा करता है और अपने ऐश्वर्य, अपने सुख की जो है तो खोज करता है, अपने सुख की खोज करता है, अपने सुख की प्राप्ति करता है और अपने सुख के लिए कार्य करता है, ठीक है ना। जबकि सामाजिक गुण क्या होना चाहिए? अगर व्यक्ति सामाजिक होता है तो वो अपने अलावा भी समाज के बारे में भी सोचता है। लेकिन हॉब्स ने जो मनुष्य की परिभाषा दी है, हॉब्स ने जो मनुष्य की परिभाषा दी है, उसमें सीधे यह बात बताई गई है कि मनुष्य सामाजिक सोच नहीं रखता है, बल्कि निजी सोच रखता है, अपने लिए सोच रखता है, ऐसा हॉब्स का मानना, ठीक है। फिर अब इसमें दो तीन चीजें हॉब्स ने बता दी हैं, ठीक है ना। पहला है निजी स्वार्थ, जैसा कि अभी मैंने बताया। असीमित इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं आप जानते हैं अनंत है, असीमित है, ठीक है ना। एक इच्छा के पूर्ति होते होते दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, यानी कि मनुष्य की असीमित इच्छाएं हैं, ठीक है ना। युद्ध और संघर्ष भी बहुत ज्यादा पाया जाता है मानव के अंदर, ठीक है ना। किसी भी चीज को आप देखिए तो उसमें संघर्ष जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बिना संघर्ष के कोई चीज नहीं होती है, उसमें थोड़ी बहुत संघर्ष की भावना होती है। ये मनुष्य मानव गुण की बात यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना, हॉब्स के द्वारा। फिर भय भी होता है, मनुष्य को भय भी होता है, अपने ऐश्वर्य का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का, सबका भय होता है, अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका भय होता है। फिर अहं की प्रवृत्ति क्या होती है? अहं की प्रवृत्ति से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अहंकारी होता है, ठीक है ना, अहंकारी होता है। और अहम तब आता है व्यक्ति के अंदर जब व्यक्ति की मानसिकता खराब होती है और उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता नहीं रह जाती है, ठीक है, उसके अंदर अहम की भावना आ जाती है। फिर है सुरक्षा की भावना। सुरक्षा की भावना भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सुरक्षा की भावना नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं परेशानी उसको भविष्य में बनी रहेगी। अतः सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि मनुष्य के अंदर सुरक्षा की भावना होती है। फिर है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था से तात्पर्य यह है कि मनुष्य नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है और चीजों को प्राकृतिक तरीके से जो है तो अपने बस में करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरह से हॉब्स ने, दूसरा है मानव स्वभाव पर विचार उन्होंने हॉब्स ने बताया। तीसरा है प्राकृतिक नियम। तीसरा क्या बताया है? प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक नियम का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि प्राकृतिक नियम एवं होता है जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, हवा चलना, ठीक है ना, बारिश होना, क्या है ये प्राकृतिक
प्रकृति के अनुसार अपने नियम पर अपने समय पर ये चीजें होती हैं, वर्षा, ठंडी, गर्मी, ठीक है ना, ये सब प्राकृतिक है, ठीक है ना। जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष में फल लगना क्या है, प्राकृतिक है। अगर फलदार वृक्ष है उसको लगा दीजिए तो उसका उसकी प्रकृति होती है कि उसमें फल जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राकृतिक जो है तो नियम होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य के अंदर भी प्राकृतिक नियम है, मनुष्य के अंदर भी समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है, ठीक है। फिर पांचवा है समझौते का कारण, समझौते का कारण। चौथा क्या है इसमें, अच्छा हाँ ठीक, चौथा समझौते का कारण। आखिर सामाजिक समझौता क्यों हुआ, आखिर सामाजिक समझौता क्यों हुआ, सामाजिक समझौता की आवश्यकता क्या पड़ी। तो कुछ कारण बताए गए हैं, कुछ तथ्य रखे गए हैं जिस कारण सामाजिक समझौता हुआ, ठीक है ना। सामाजिक समझौता हुआ, उसके क्या कारण बताए गए हैं इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला है सुरक्षा की आवश्यकता। क्या था, सामाजिक समझौता क्यों किया गया, सुरक्षा की आवश्यकता थी, ठीक है ना। सुरक्षा की आवश्यकता के कारण सामाजिक समझौता हुआ, ठीक है ना। दूसरा है प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की आवश्यकता। प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की आवश्यकता, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या की आवश्यकता। इससे क्या मतलब है, इससे मतलब यह है कि जो प्राकृतिक नियम है, जो नेचर का रूल है, उसकी भी व्याख्या करना आवश्यक है, उसको भी मनुष्य तक पहुंचाना परम आवश्यक है, ठीक है ना। फिर इसमें अगला है दंड देने वाली शक्ति की आवश्यकता। दंड देने वाली शक्ति की आवश्यकता। दंड देने वाली शक्ति से क्या तात्पर्य है, कानून व्यवस्था। एक ऐसा सिस्टम जो अपराधियों को, अपराध करने वाले को, अनैतिक कार्य करने वाले को दंड देने की क्षमता, ताकत रखता हो, ऐसी संस्था का उत्पादन करना था, ऐसी संस्था का विकास करना था जो दंड देने वाली शक्ति हो, ठीक है ना। तो यह भी सामाजिक समझौते के तहत ऐसी व्यवस्था बनाई गई, ठीक है ना। फिर आपका आता है अब सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन मिटा देते हैं। क्या पढ़ेंगे, सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत की, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहला है समझौता सामाजिक व राजनीतिक दोनों। पहला क्या है, इसकी विशेषता क्या है, समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। समझौता, जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, उसमें दोनों एलिमेंट है, दोनों तत्व हैं, सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज में रहते हुए राजनीतिक कार्य, यानी कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, लेकिन सामाजिक के साथ साथ होने के साथ साथ राजनीतिक भी है। इसमें दोनों चीजें आप अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। दूसरा है शासक समझौते का पक्ष नहीं है।
शासक समझौते का पक्ष नहीं है। यानी कि इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है कि जो प्रशासकीय है, जो प्रशासन है, वह समझौता क्यों करेगा, कभी समझौता नहीं करेगा। अतः इसमें यह बात भी देखी गई कि शासक समझौते का पक्षधर नहीं है, शासक समझौता नहीं करेगा। शासक या तो न्याय करेगा, अगर दंडात्मक कार्य आपने किया है तो आपको दंड देगा, समझौता किसी भी प्रकार का समझौता शासक वर्ग नहीं करेगा। इसमें यह बात बताई गई है। तीसरा है शासक के दायित्व, शासक के दायित्व नहीं, वह सर्वोच्च व निरंकुश है। ठीक है, क्या बताया जाएगा, शासक का कोई दायित्व नहीं, शासक का कोई दायित्व नहीं, वह सर्वोच्च और निरंकुश है। इसमें एक बात यह बताई गई है कि शासक सर्वोच्च है, शासक सबसे ऊपर है। शासक का मतलब राजा, राजा सबसे ऊपर है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये भी देख लीजिएगा कि ये बात कहाँ आप पढ़ रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं, तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बताई गई है। और कौन बता रहा है, हॉब्स, जो कि एक दार्शनिक थे, हम हॉब्स के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत जो उसकी विशेषताएं हैं, उस विशेषता में एक विशेषता यह है कि शासक का कोई दायित्व नहीं होता है, वह सर्वोच्च होता है और पूरी तरह निरंकुश होता है। यानी कि राजा जो होता है वो सबसे ऊपर है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा, वो जो चाहेगा वह करेगा, क्योंकि वह सर्वोच्च है और सर्वशक्तिमान है, सबसे ताकतवर पद पर है। ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता है। फिर है समझौते सबके लिए बंधनकारी। चौथा है समझौते सबके लिए बंधनकारी। समझौते सबके लिए, समझौते सबके लिए बंधनकारी से क्या तात्पर्य है कि समझौता जो प्रशासन द्वारा, जो राजा द्वारा, जो शासक द्वारा किया जाएगा, उसमें उसकी बाध्यता सभी के लिए, नगर एवं राज्य में रहने वाले प्रत्येक लोगों के लिए यह एक नेसेसरी है, ठीक है ना। यह एक नेसेसरी बात है, यह एक आवश्यक बात है, क्योंकि आपको राजा का और शासक का जो है तो उसकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते आप, और हमेशा आपको ये समझौता करना पड़ेगा, भले प्रशासक कोई समझौता ना करे, ठीक है ना, लेकिन प्रजा जरूर समझौता करती है, ठीक है। अगला है, इधर मिटा देते हैं, अगला पॉइंट यहां पर बताया गया है कि कानून संप्रभु के आदेश है। पांचवा, कानून संप्रभु के आदेश हैं। कानून संप्रभु के आदेश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि कानून संप्रभु कौन होता है? सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, जिसकी प्रभुसत्ता होती है, ठीक है ना। तो कानून संप्रभु के आदेश है, यानी कि जितने भी लॉ हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी विधियां हैं, वह किसके आदेश हैं? संप्रभु के आदेश है, यानी कि सत्ताधारी, जो सत्ताधीश है, राजा है, उसके आदेश है, ठीक है ना। तो और उसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब यह निकला कि कानून को आपको मानना ही पड़ेगा, ये बाध्यता है, कानून का पालन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर है प्रभुसत्ता अविभाज्य है। प्रभुसत्ता कथमा है, प्रभुसत्ता अविभाज्य, हाँ, प्रभुसत्ता अविभाज्य है। इसका क्या मतलब निकला? तो प्रभुसत्ता अविभाज्य का मतलब यह निकला कि प्रभुसत्ता जिसके पास है, राजा के पास है, और उस सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता, उस सत्ता में बंटवारा नहीं हो सकता किसी से भी,
एक है जो जिसे हम राजा, प्रशासक, प्रभुसत्ताधारी, ठीक है ना, संप्रभु सब कहते हैं, ठीक है ना। और उसकी ताकत, उसकी शक्तियां जो है तो सिर्फ उसके पास है और वह जब चाहे तब अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। उसकी सत्ता, उसकी शक्तियां विभाजन योग्य नहीं है, यानी कि क्या है, अविभाज्य है, जिसको हम बांट नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत इतनी चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है ना। अब एक चीज और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे रूसों की भी है, रूसों का भी सामाजिक समझौता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इसकी आलोचना देख सकते हैं, ठीक है ना। हम सामाजिक समझौते सिद्धांत की दार्शनिक आधार पर आलोचना देख सकते हैं कि इसकी आलोचनाएं क्या है, क्या यह सही है, क्या यह सर्वमान्य है। तो इसको अपन देखेंगे, क्या अपन मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं, ठीक है ना। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं, इसकी आलोचनाएं यानी कि इसके विपक्ष में तर्क, ठीक है ना। इसके विपक्ष में तर्क यानी कि जो बात बताई जा रही है तो क्या वो सही है, सत्य है कि नहीं है। तो इसके विपक्ष में तर्क क्या क्या बताए गए हैं यह अपन देख लेते हैं। तो पहला है, राज्य और व्यक्ति का संबंध ऐच्छिक नहीं है। पहली आलोचना क्या है, राज्य और व्यक्ति का संबंध ऐच्छिक नहीं, ठीक है ना। यानी कि इससे क्या अर्थ निकल रहा है कि राज्य और व्यक्ति का संबंध ऐच्छिक नहीं है, ठीक है ना। राज्य और व्यक्ति का संबंध होगा ही होगा, यानी अगर व्यक्ति राज्य में है, निवास कर रहा है, एक निश्चित भूभाग में रह रहा है, तो व्यक्ति का संबंध राज्य से होगा ही होगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में वह राज्य को जरूर प्रभावित करता होगा और राज्य भी व्यक्ति को प्रभावित करता होगा, ठीक है ना। इसलिए यह ऐच्छिक नहीं, ऐसा बताया गया, ठीक है ना। दूसरा है, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की धारणा गलत। दूसरा है, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की धारणा गलत, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की धारणा गलत, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उसमें अगर आप आधिपत्य जताने की कोशिश करोगे, ये वाली धारणा गलत है, क्योंकि वहां पर यही बताया गया है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो किसके पास रहेंगी, प्रभुसत्ता के पास रहेंगे, राजा के पास रहेंगे, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे बारिश हो, ठीक है ना, जो कि पूर्णतः गलत है, जो कि पूर्णतः गलत है। अतः यहाँ पर यह कहा जा सकता है, आलोचना के अंतर्गत ये बात रखी जा सकती है कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों की धारणा गलत है, ठीक है। तो तीसरा जो है, राज्य का यांत्रिक दृष्टिकोण गलत है और कानूनी दृष्टि से समझौता सिद्धांत की आलोचना गैर कानूनी है। यानी कि जो इसमें जो मुख्य चीजें मिलती हैं वो आपको निष्कर्ष में बता दूं कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है उसमें जो चीजें रखी गई हैं वो कुछ सही है, कुछ गलत है। यहाँ पर जो वैज्ञानिकों का, जो दार्शनिकों का मत है वो मिला जुला मत है। कुछ चीजों को दार्शनिक सपोर्ट करते हैं, चाहे रूसो हो, चाहे हॉब्स हो, चाहे लॉक हो, ये जो दार्शनिक हैं कुछ चीजों को सपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों का विरोध भी करते हैं, ठीक है ना। और बहुत अन्य सारे जो है तो दार्शनिक इन सब बातों का विरोध करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अब चूंकि सामाजिक समझौता सिद्धांत पूर्ण रूप में राजतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन यहाँ पे मिलता है, जो कि आज पूर्णतः गलत है। आज हम प्रजातांत्रिक जीवन जीते हैं और आज के समय में सबको समान अधिकार, समान कर्तव्य, समान जो है तो समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अतः ये
सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है समझने में तो आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू।